और अब खबरें फटाफट अंदाज में। आपातकाल की 46वीं बरसी आज, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी देश का काला अध्याय था, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। राहुल गांधी मोदी सरकार पर फिर बरसे हैं। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट और तीसरी लहर से निपटने के लिए मोदी सरकार का क्या प्लान है। दिल्ली में ऑक्सीजन रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सरकार लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, अरविंद केजरीवाल के झूठ के कारण 12 राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हुई। पात्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार के झूठ की वजह से सभी जगहों से ऑक्सीजन काटकर दिल्ली भेजना पड़ा। अगर इन राज्यों को ऑक्सीजन मिल जाती तो कितने लोगों की जान बच सकती थी। ऑक्सीजन संकट को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर रार छिड़ गई है। भाजपा के आरोपों पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के नेता जिस रिपोर्ट का दावा कर अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन कमेटी बनाई थी। हमने कई सदस्यों से बात की है, सभी का यही कहना है कि उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की है। आपातकाल की 46वीं बरसी आज, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी देश का काला अध्याय था। राहुल गांधी मोदी सरकार पर फिर बरसे। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट और तीसरी लहर से निपटने का मोदी सरकार के पास क्या प्लान है। ऑक्सीजन की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट पैनल की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें बताया गया है कि ऑक्सीजन की किल्लत के दौरान दिल्ली सरकार ने 4 गुना ज्यादा डिमांड की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मिडिल ईस्ट पर हुई बैठक में विदेश मंत्रालय में सचिव विकास स्वरूप ने इजरायल और फिलिस्तीन से सीज फायर का सम्मान करते हुए युद्ध विराम की अपील की। कोरोना के मामलों में कमी के साथ ही अब किसानों ने आंदोलन तेज करते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही है। रिहर्सल के लिए 2 जिलों और ट्रैक्टर मार्च को लेकर गाजीपुर बॉर्डर आने का आह्वान किया। फोन टैपिंग के जिन ने कई नेताओं की नींद उड़ा दी है। दिल्ली पुलिस की ओर से सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी को पूछताछ का नोटिस मिलने के बाद सियासी तूफान आ गया। देश में लगाए गए आपातकाल के विरोध में कोटा में भी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी देहात की ओर से हुए विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने खुद को ही काले रंग में रंग लिया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के जिलाध्यक्ष शौकत अली चौहान ने कांग्रेस सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। 46 साल पहले आज ही के दिन 1975 में देश में 21 महीने के लिए आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल के आज के दिन बीजेपी ने काला दिवस के रूप में मनाया। दौसा में बीजेपी ने काला मास्क पहनकर अपना विरोध जताया। उधर बांसवाड़ा में आपातकाल के विरोध में बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें आपातकाल के दौरान कांग्रेस की बर्बरता का जिक्र किया गया। डूंगरपुर में भी आपातकाल की 46वीं बरसी पर बीजेपी ने कांग्रेस की जमकर आलोचना की। बीजेपी सांसद कमलनाथ कटारा ने इंदिरा गांधी पर सत्ता लोलपुता में देश पर आपातकाल थोपने का आरोप लगाया। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने महंगाई के विरोध में धरना दिया। इसको लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एफसीआई कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एफसीआई पर खरीद केंद्रों पर किसानों की बजाय व्यापारियों को माल खरीदे जाने का आरोप लगाया। कोटा में भाजपा युवा मोर्चा ने युवा क्रांति जन चेतना यात्रा का आज से आगाज किया। यात्रा के जरिए राज्य सरकार ने बिजली के बिलों को माफ करने, युवाओं को रोजगार देने और किसानों से चुनाव से पूर्व किए गए वादों को पूरा करने की मांग की। राजसमंद जिले की मचिंद ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने राणा पूजा मेला स्थल पर वर्चुअल तरीके से किया।
राष्ट्रीय मेघवाल समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव पोखरण दौरे पर रहे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। माउंट आबू मानसून से सैर सपाटे के लिए शानदार जगह और मरुधरा का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है। मौसम के बदलाव के साथ ही अरावली की वादियों का लुत्फ उठाने के लिए गुजराती पर्यटकों का आना शुरू हो गया। प्रदेश में खरीफ की फसल के लिए डीएपी में कोई कमी नहीं रहेगी। इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज भी शक्ति नगर कैंप ऑफिस में जन सुनवाई की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भीलवाड़ा में जनसंघ के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय जगबीर सिंह चौधरी के आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी और उनकी स्मृति में वृक्षारोपण किया। राज्य के हजारों सरकारी स्कूलों में खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए रिक्त पदों की गणना का काम शुरू हो गया है। अगले 2 साल में कितने पदों पर भर्ती हो सकती है? माध्यमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों से अगले 2 साल में खाली पड़े पदों की रिपोर्ट मांगी जा रही है। चीन में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिमालय के तिब्बत क्षेत्र में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया। ये ट्रेन तिब्बत की प्रांतीय राजधानी ल्हासा और अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे शहर निनग्याली को जोड़ेगी। अलवर जिले में सरकारी स्कूलों में किताबों को मुफ्त वितरण शुरू हो गया है। इसके चलते बच्चों को जल्द ही किताबें उपलब्ध हो जाएंगी। पोखरण में नए मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सालेह मोहम्मद ने शिरकत की। राजस्थान के शहरी निकायों में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासक शहरों के संग अभियान को कार्यशाला का आयोजन किया गया। पहले दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही कार्यशाला में जयपुर और भरतपुर संभाग के निकायों के अफसर वीसी से जुड़े। वडोदरा में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 147 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में किसी की मौत नहीं हुई। फिलहाल प्रदेश में 2019 एक्टिव केस हैं। बारामती तालुका में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ रही है, इसीलिए प्रशासन ने कोरोना हॉटस्पॉट वाले 7 गांवों को बंद करने का निर्णय लिया है। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में इसके कई केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र के कुछ गांवों को तो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। कोटा में कोरोना संक्रमण लगभग खत्म होने की कगार पर है। 1972 सैंपल टेस्ट में भी मात्र 2 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोटा में मात्र 36 केस ही एक्टिव हैं, जबकि अस्पताल में 53 भर्ती हैं। उदयपुर में चिकित्सा विभाग ने ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी है। आज से जिले के 18 सेंटर पर 18,000 वैक्सीन युवाओं के लिए उपलब्ध है। टोंक के देवली में पटेल नगर स्थित सामुदायिक केंद्र पर वैक्सीन जल्दी खत्म होने पर कई लोगों को बिना वैक्सीन लगवाए वापस लौटना पड़ा। अजमेर के भिनाय उपखंड अधिकारी संजू मीणा ने एक लंबे अंतराल के बाद अवकाश से लौटकर फिर से कार्यभार ग्रहण किया। उपखंड अधिकारी ने संजू मीणा क्षेत्र के वैक्सीनेशन सेंटर का औचक निरीक्षण किया। बीकानेर में निःशुल्क टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें टीकाकरण के लोगों की भीड़ देखने को मिली। नागौर में वैक्सीनेशन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आज नागौर में 171 वैक्सीन सेंटरों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। प्रतापगढ़ के अरनोद में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शौली हनुमान मंदिर खुला रहने और दर्शनार्थियों के आने जाने की सूचना पर एसडीएम ने मंदिर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंदिर परिसर में दर्शनार्थी पाए गए, जिन्हें समझाकर घर भेजा गया। एसडीएम ने मंदिर समिति की बैठक लेकर समिति अध्यक्ष को राज्य सरकार के निर्देश पर ही मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खोलने के निर्देश दिए। साथ ही कोविड-19 गाइडलाइन की पूरी पालना के भी निर्देश दिए। सीकर जिले में बम्पर वैक्सीनेशन हो रहा है और आज 1 लाख रिकॉर्ड टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने सुबह कई वैक्सीनेशन सेंटर्स का जायजा लिया। बारा के अंता में 4 बच्चों के पिता नंदकिशोर सोनी की कोरोना के चलते मौत हो गई थी। इस परिवार पर 1 लाख से ज्यादा का बैंक लोन था। कलेक्टर राजेंद्र विजय ने मदद का भरोसा दिया है। जयपुर के पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही।
एसीबी उनका रिकॉर्ड खंगाल रही है। वहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने संकेत दिए हैं कि अभी काफी कुछ बाहर आना बाकी है। भरतपुर में बीच सड़क पर महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। जब पुलिस वाले ने मास्क नहीं पहनने पर रोका तो महिला आग बबूला हो गई और उल्टा पुलिस वाले के साथ बदसलूकी करने लगी। अलवर के रावली विहार पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। अलवर के सदर थाना पुलिस ने नकली नोट सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 51,000 रुपए के नकली नोट भी जब्त किए हैं। टोंक की बरौनी थाना पुलिस ने 9 दिन में ट्रेलर चोरी मामले का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी ट्रेलर बरामद कर लिया। श्रीगंगानगर में जवाहर नगर थाना इलाके के सुखाड़िया नगर में सुबह कार सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग की थी। इस फायरिंग की जिम्मेदारी हरियाणा के धोलू जाट ने ली है। श्रीगंगानगर में कार सवार 3 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। फायरिंग की सूचना पर जवाहर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। करौली में हिंडौन के कोटरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पर धारदार लाठियों और डंडों से हमला कर दिया। इसमें 3 महिलाएं समेत 8 लोग घायल हो गए। एक बार फिर भवी देवी का परिवार सुर्खियों में है। भवरी देवी के बेटे पर सामूहिक बलात्कार के आरोप है। पीड़िता ने खेड़ापा थाने में दहेज प्रताड़ना और सामूहिक बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई। भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र के गांव खरेरी में भैंसों को पानी पिलाने के बाद पशु बाड़े में बांधने को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़े में पिता पुत्र घायल हो गए, जिन्हें बयाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जोधपुर में एटीएम बूथों की सुरक्षा राम भरोसे चल रही है। यही वजह है कि बीती रात बिलाड़ा के पास भावी गांव में यूको बैंक एटीएम को चोर उखाड़ ले गए और अब पुलिस पीछे लकीर पीट रही है। कोटा एसीबी ने बूंदी के लाखेरी कस्बे से पुलिसकर्मी शेख अब्दुल हकीम के आवास पर छापा मारा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। बूंदी के जजावर गांव में बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने एक विवाहिता के जेवर चमकाने का झांसा देकर विवाहिता की 1 किलो चांदी और उसे लेकर फरार हो गए। जोधपुर के देचू थाना क्षेत्र में लगातार अज्ञात चोरों का आतंक है। अज्ञात चोरों ने एक दुकान का शटर तोड़कर दुकान के सामने चोरी कर लिया है। उदयपुर के कालामगरा क्षेत्र के विभाग ने अवैध शराब के निर्माण और भंडारण को लेकर कई जगहों पर दबिश दी और विभाग ने 29 लीटर अवैध शराब जब्त कर ली। कोटा में नाबालिग को बेला फुसलाकर भगाए जाने वाले के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 19 जून को ही पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर नारी निकेतन भिजवाया था। जोधपुर में शराबियों ने एक मोटरसाइकिल सवार को रोककर शराब के लिए पैसे मांगे और जब उसने मना किया तो उसने उसके साथ मारपीट की और बाद में उसकी मोटरसाइकिल में आग लगा दी। दौसा में हथकढ़ शराब पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 भट्टियों को तोड़ा है। 20,000 लीटर वॉश की नष्ट की और 200 लीटर हथकढ़ शराब भी जब्त की। सीकर पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जहां फतेहपुर थाना पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट से भरा हुआ ट्रक पकड़ा है। ट्रक में 123 कट्टे डोडा पोस्ट के चूरे मिले हैं। डूंगरपुर में राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने मीटिंग लेकर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा ली। मीटिंग में उन्होंने बाल श्रम और बाल तस्करी, बाल श्रमिकाओं से यौन शोषण जैसे मामलों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अलवर की कोतवाली थाना पुलिस ने जनरेटर की बैटरी चोरी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से एक बैटरी भी बरामद की। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में यूआईटी ने की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। मकानों के बाहर अवैध तरीके से किए निर्माण पर बुलडोजर चलाया। बांसवाड़ा शहर के खांदू कॉलोनी में करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पोखरण में चलती गाड़ी में ड्राइवर की नींद आना भारी पड़ गया और टवेरा गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।
सीकर जिले के कोलीड़ा गांव में गटर की कुई में धंसे मजदूर के शव को 3 दिन बाद भी नहीं निकाला जा सका है। सिविल डिफेंस और स्थानीय प्रशासन को सफलता नहीं मिलने पर अब जयपुर से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। धौलपुर में शहर में बुधवार को एक व्यक्ति ने चंबल पुल से नदी में छलांग लगा दी थी, जिसे स्थानीय गोताखोरों ने नदी से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद सागरपाड़ा चौकी पुलिस ने तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया। उदयपुर से घर के बाहर सो रही महिला पर पैंथर ने हमला किया। हमले में महिला की मौत हो गई। सूचना पर जवार माइंस थाना पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कोटा के टावा में आज फिर आबादी क्षेत्र में आज एक बार फिर वन्यजीव ने बछड़े पर हमला कर दिया। घटना के बाद लोगों में भय का माहौल हो गया। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और देखा। करौली में 5 दिन पहले 50 फीट गहरे कुएं में गिरे 2 शावकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद वन अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा। अजमेर में टाटा पावर की ओर से उपभोक्ताओं को दिए गए बिल को लेकर हाथी भाटा ऑफिस पर जमकर हंगामा हुआ। बड़ी संख्या में पहुंचे उपभोक्ताओं ने बिलों की राशि में जबरदस्त अंतर और मीटर रीडिंग में गड़बड़झाले के आरोप लगाए। अजमेर के कोटला इलाके में आज टाटा पावर के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि टाटा पावर मनचाहे बिजली के बिल भेज रहा है। भरतपुर में आज लोहागढ़ आगार के कर्मचारियों ने अपने वेतन और पेंशन को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अप्रैल महीने के बाद से वेतन और पेंशन नहीं मिली है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। कोरोना के खिलाफ जंग में केरल और जम्मू कश्मीर दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। इसे देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को घर घर टीकाकरण अभियान चलाने पर गौर करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि जब केरल और जम्मू कश्मीर घर घर टीकाकरण अभियान चला सकते हैं तो देश के बाकी राज्य इसका अनुसरण क्यों नहीं कर सकते। पचहत्तर साल के कृष्णन कुट्टी को करीब 9 महीने पहले दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद इनके शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। इनकी हालत ऐसी थी कि इन्हें खाना भी ट्यूब के जरिए ही देना पड़ रहा था। उस पर कोरोना का मंडराता खतरा इनके लिए दोहरी परेशानी का सबब बना था, जिसका वैक्सीनेशन का विकल्प था। लेकिन इस हालात में इनकी बुजुर्ग पत्नी इन्हें टीकाकरण के लिए कैंप ले जाने में असमर्थ थीं। लेकिन जल्द ही इनकी परेशानी का हल निकल गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर आकर इन्हें टीका दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन्हें घर आकर टीका लगाया। मैं इन्हें वैक्सीनेशन कैंप तक नहीं ले जा सकती थी। केरल स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में करीब 2,25,000 ऐसे रोगी हैं जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते।
इनमें से लगभग 32,500 का टीकाकरण किया जा चुका है, जबकि बाकी बचे रोगियों का टीकाकरण आने वाले दिनों में कर दिया जाएगा। 95 साल के बुजुर्ग कृष्णा पिल्लई को ही लीजिए। इस उम्र में टीकाकरण के लिए कतार में खड़ा होना इनके लिए बेहद कठिन था, लेकिन जब स्वास्थ्य टीम ने इन्हें घर आकर टीका दिया तो ये खुश हो गए। वैक्सीन लेने के लिए कतार में खड़ा होना मुश्किल था। ये वास्तव में काबिले तारीफ है कि वे मुझे टीका लगाने के लिए घर आए। हालांकि बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ये एक बड़ी सहूलियत है, लेकिन स्वास्थ्य टीम के लिए ये कई बार मुश्किल भरा सबक बन जाता है, क्योंकि कई लोग पहाड़ी इलाकों में भी रहते हैं, जहां संकरे रास्तों के जरिए स्वास्थ्य टीम को पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर मानसून के मौसम में तो चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। हमें बीपी, एलर्जी की जांच करनी होती है। टीकाकरण के बाद हमें 15 मिनट तक इंतजार करना होता है। हाँ, दिक्कतें आती है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है, इसलिए हमें अपने पेशेंट के लिए ये करना ही है। बीमार और बुजुर्ग लोगों के लिए केरल सरकार का ये फैसला वाकई एक बड़ी राहत है। यकीन मानिए, टीकाकरण के लिए बाकी राज्य भी अगर ये मॉडल अपनाए तो वो दिन दूर नहीं जब देश पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। तिरुवनंतपुरम से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।